हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है? गुड आफ्टरनून. ओके ओके, थैंक यू विशाल साहब. चलिए दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. क्या बात कर रहे थे? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. यही बात हो रही थी ना? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बात हो रही थी. जल्दी बता दीजिए. हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो चुका था या बात करना था? करना था. ओके ओके ठीक है. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करते हैं. क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी? ध्यान से समझना मेरे दोस्तों. सपोज करते हैं, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को गुड आफ्टरनून. चलिए ध्यान से समझना. अच्छा ठीक है सिंगल साहब. देखो देखो ऐसे समझो यार. मान लो ये ब्लेड है ना, मान लो ये ब्लेड है ऐसे कर्वेचर का, ठीक है? ध्यान से समझना. अब ये वाटर आके ऐसे वाटर जा रहा है, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखो, आपको विजिबल हो जाए. वाटर कुछ इसके थिकनेस पर भी स्ट्राइक करेगा. बोलो करेगा नहीं करेगा? करेगा ना? यस. वाटर जब जाएगा मेरे दोस्त, तो वाटर इस थिकनेस पे भी कुछ स्ट्राइक करेगा. और अगर थिकनेस पे स्ट्राइक किया, अगर कुछ इसके थिकनेस पर स्ट्राइक किया, तो क्या वो आगे फर्दर पावर ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. सो डियर, अगर मैं कहूं तो ध्यान से समझिए. मैंने कहा आपने प्रोवाइड किया 100 लीटर पर सेकेंड और 5 लीटर पर सेकेंड इन सब चीजों में खराब हो गया. सपोज 5 लीटर इन सब चीजों में खराब हो गया, तो एक्चुअली आपको पावर कितने की वजह से मिला? तो आपको जो पावर मिला वो एक्चुअली 95 लीटर पर सेकेंड से मिला. तो इसी को बोलते हैं माय डियर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. हाँ सही बोल रहे हो आप, और ज्यादातर टाइम यही होता है. तो क्या बोलेंगे इसमें मेरे दोस्त? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. तो इसका मतलब डिस्चार्ज का वो अमाउंट जो आपने लॉस कर दिया, जो आपने दिया था, उसका कितना परसेंट आप पावर डेवलप में यूज कर पा रहे हो, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो दोस्तों, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो बिटवीन actual amount of discharge which take participation in power transfer to the amount of discharge which is supply. तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज विच इज सप्लाई. ठीक है? तो यानी दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो हो जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू हो जाएगा. ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड. तो ये इस तरह से आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हो चुका है. ठीक है? अब देखो यार, कुछ लोगों ने ऊपर कमेंट किया था, एक बार उसको भी समझ लेने को. ठीक है? तो देखो यार, मैं समझाने के लिए फिर से बता दे रहा हूं. भैया आपके पास है वाटर पावर, ये वाटर पावर रनर के पास जाएगा और ये रनर पावर कहां जाएगा? शाफ्ट के पास जाएगा. ठीक है? तो यहां पे दोस्तों एफिशिएंसी जो आएगी वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी
और यहाँ पर जो इफिशियंसी आएगी दैट इज द मैकेनिकल इफिशियंसी। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो जाएगा रनर पावर अपॉन वाटर पावर, और मैकेनिकल इफिशियंसी हो जाएगा सैफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ठीक है, तो ऊपर सिंगल साहब ने किया था, तो सिंगल साहब अब क्लियर है, सिंगल साहब अब क्लियर है। चलो ठीक है, ये सब बातें सरफराज जी क्लास के बाद कर लेना ना। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, तो कल 11 बजे के बाद 11 से 12 के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास इस तरह से हो सकता है या आज अगर करना चाहो तो आज 6 से 7 के बीच में, 6 PM to 7 PM के बीच में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? देखो, आपके पास वाटर पावर है, आपके पास वाटर पावर है, तो वाटर पावर जो है वो रो जी क्यू एच है, ठीक है। तो वाटर पावर आपके पास है, ठीक है। सैफ्ट पावर आपके पास है, सैफ्ट पावर क्या होता है? टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा। बात आ गई रनर पावर पे, तो रनर पावर मेरे दोस्तों, रनर पावर अभी आपके पास नहीं है। तो दोस्तों हमें सीखना है कि रनर पावर कैसे निकाला जाता है, हमें ये जानना है कि रनर पावर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग रनर पावर के बारे में बात करना चाहते हैं कि रनर पावर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आराम से समझिए रनर पावर कैसे निकाला जाता है। तो रनर पावर सीखने के लिए माय डियर आपको पता होना चाहिए दो बातें। वेलोसिटी डायग्राम, रनर पावर कब आएगा? जब आपको वेलोसिटी डायग्राम आएगा, ठीक है, जब आपको वेलोसिटी डायग्राम आएगा। अच्छा, वेलोसिटी डायग्राम आने का मतलब आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहला वेक्टर और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी वेक्टर का कॉन्सेप्ट और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को जब आप समझ पाएंगे तभी आप यहां पे इसको सॉल्व कर पाएंगे। बोलो ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि आप सभी लोगों को वेक्टर पता होगा क्या है, कैसे है, बट एक बार हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस ए और बी को हमें ऐड करना है। तो हमें कैसे ऐड करना होता है? पहले आप ए खींचते हो, ए का हेड और बी का टेल मिल जाता है, तो ये आप बी खींचते हो और ये आपने इसको मिला दिया, तो दिस इज द रिजल्टेंट। जैसे इनिशियल और फाइनल को मिला दिया, दिस इज द रिजल्टेंट। यानी दो वेक्टर को जोड़ना है तो ए के हेड से बी के टेल को मिला दो, फिर इनिशियल और फाइनल को मिला दो, ये आपका वेक्टर का जोड़ना हो जाएगा, ठीक है। तो आर जो है वो क्या बताएगा? ए प्लस बी बताएगा, ठीक है। तो अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो सब्ट्रैक्शन मान लीजिए ए माइनस बी है, ठीक है। तो ए प्लस ऑफ माइनस बी इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो दोस्तों यहां पे आपने किया ए, ठीक है, प्लस करना है माइनस बी को। ये बी है ऊपर, तो माइनस बी किधर होगा? नीचे होगा, तो ये माइनस बी हो गया और यहां पे इसको मिला दिया, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो जो सब्ट्रैक्शन हो गया वो ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये वेक्टर इस तरह से जोड़े जाते हैं और इस तरह से घटाए जाते हैं, ठीक है। तो वेक्टर का जोड़ना घटाना क्लियर हुआ, वेक्टर का जोड़ना घटाना क्लियर हुआ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बात समझिए, आप a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए, एक ही बात है,
यानी a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है। चलिए, जैसे अगर मैं इसे b प्लस ए पहले करता तो ये मैं पहले लिखता b, फिर लिखता a, और ये हो जाता b प्लस ए। तो ये हो गया b प्लस ए। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोई अंतर है? नहीं है, दोनों एक ही जैसे वेक्टर हैं। तो b प्लस ए लिखो, a प्लस बी लिखो, एक ही मतलब होगा। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता a प्लस बी क्या आ रहा है, b प्लस ए क्या आ रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक जैसा होगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से b को a के साथ जोड़ सकते हैं, a को b के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर की कहानी हो गई। ठीक है, इसको मैं रफ कर लूं, इसको मैं रफ कर लूं, ये तो आपको पता ही है, सबको पता है ना? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरी बात, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है? रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है, मान लो आप u से जा रहे हो और बगल में कोई v से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि u वाले को जो वेलोसिटी नजर आएगी, u वाले को जो वेलोसिटी नजर आएगी वो v माइनस u नजर आएगा। क्या आएगा? v माइनस u नजर आएगा। पहली बार पढ़ रहे हो, मगर वेक्टर तो सिंपल सी बात है यार, सभी बच्चे जानते हैं ना। तो ये v रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा v माइनस u नजर आएगा। ठीक है, बोलो सही है? सही है? हाँ, तो ये v माइनस u ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब चलो ध्यान से समझिए, v माइनस u इस तरह से हो चुका है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान से, बिल्कुल आराम से दोस्तों, मगर ये वेक्टर की तरह ऐड होगा, सॉरी सबट्रैक्ट होगा, वेक्टर की तरह। जैसे मैं कहूं कि आप ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, ये कोई 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो आपको नजर आएगा कि 5 माइनस 2 यानी 3 मीटर पर सेकंड। मगर सपोज करो ये v की जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकंड है, मगर इस तरफ है, तो ये -5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा? -7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, बगल में कोई 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि मैं रुका हुआ हूं, मैं रेस्ट पर हूं, और ये बगल वाला 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि आप रुके हुए हैं और ये बगल वाला 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि धरती रुकी हुई है, अर्थ स्टेशनरी कंडीशन में है, और उसके चारों तरफ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन हो रहा है, सन घूम रहा है जबकि अर्थ रुका हुआ है। ये रिलेटिव वेलोसिटी कहता है, मगर इसका उल्टा आपको पता है कि ये उसका उल्टा होता है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि हम लोग ट्रेन में रुके हुए हैं और पेड़ पौधे 70-80 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है डियर। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि आपको वेक्टर की तरह इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। बोलो, यहां तक की बातें क्लियर हैं? यहां तक की बातें क्लियर हैं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझो यार। अच्छा, यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहेगा? यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी कहेगा कि मैं रुका हुआ हूं और उधर से कोई 5 मीटर पर सेकंड से नहीं, उधर से कोई 7 मीटर पर सेकंड से, 7 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि मैं रुका हुआ हूं, उधर से कोई 7 मीटर पर सेकंड से अपनी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखना डियर, मान लो आप u से ऐसे चल रहे हो और बारिश जो है वो v से ऐसे जा रही है। u से ऐसे चल रहे हैं, बारिश v से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगा? v माइनस u, ऐसा होगा ना, वेक्टर की तरह होगा। तो यानी आपको लिखना है v प्लस ऑफ माइनस u। तो चलो देखते हैं, देखना आराम से। ये v, ये माइनस u, माइनस u मतलब ये u इधर है तो माइनस u किधर होगा? इधर होगा। ये v है, ये माइनस u है। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v माइनस u होगा। बोलो ठीक है ये बात? ये ठीक है? डायग्राम समझ में आ चुका है? जल्दी बताइए।
हाँ, तो दोस्तों रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि हम लोग रुके हुए हैं, जैसे मान लो आप यू से ऐसे जा रहे हो, यू से ऐसे जा रहे हो और रेनफॉल ऐसे हो रहा है, बारिश ऐसे हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये कहता है कि हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग रुके हुए हैं और हमारे ऊपर बारिश ऐसे आ रही है। हमारे ऊपर बारिश कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। तो डियर, आप जानते होंगे कि जब आप साइकिल से चलते हैं और रेनफॉल हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका आगे वाला फ्रंट का एरिया जो है आपकी बॉडी का, वो गीला हो जाएगा, भीग जाएगा, जबकि पीछे वाला उतना गीला नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जो बारिश आएगी वो ऐसे आएगी। ठीक है, इसीलिए, या फिर आप कार से चल रहे हैं, आप कार से चल रहे हैं तो आपको क्लियर नजर आएगा कि आपके ऊपर बारिश ऐसे आ रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई बॉडी यू से चल रहा है, वी है ऐसे आ रहा है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये इस तरह से होएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ये लाइन देखो, u प्लस वी आर बराबर v, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, u प्लस वी आर बराबर v। अब देखो, आपको पता है कि मैं ऐसे जा रहा हूं, u हो गया, वी आर, आपको पता है मेरे ऊपर बारिश ऐसे आ रही है, मेरे ऊपर बारिश ऐसे आ रही है, वी आर। तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ देना मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, तो अब देखो क्या ये वेक्टर सही हो चुका है? ये v तो ऐसे ही था ना, तो आप वी आर इज द वी माइनस यू लिखो या u प्लस वी आर बराबर v लिखो, एक ही मतलब हुआ, बट आपको लिखने आना चाहिए कि आपने कैसे लिखा हुआ है। बोलो सही है? बोलो सही है साहब? समझ में आया? सही है? चलिए, तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा अभी तक? आपने अभी तक u माइनस वी लिख सकते हैं क्या? ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, u माइनस वी लिख सकते हो, मगर उस केस में ये u है, ये v है। ध्यान से सुनना सुदीप साहब, या सभी लोग सुनो, मैं कह रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u। ठीक है, सुदीप साहब कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी को u माइनस वी लिखा जाए। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप ये लगाओगे तो v माइनस यू लिखने का मतलब ये है कि ये बॉडी रेस्ट पर है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ये बॉडी रेस्ट पर है, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, अब u माइनस वी लिखने का मतलब 2 माइनस 5 यानी माइनस 3, यानी इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट पर है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से पीछे की ओर जा रहा है। माइनस मतलब पीछे की ओर जा रहा है। ये डिफरेंस है। समझ में आया सुदीप साहब? सुदीप साहब क्लियर है? रेन वाले में भी बोल सकते हैं, किसी में भी बोल सकते हैं, बट दोनों का मतलब समझो। जिसको आप माइनस करोगे, जिसको आप माइनस करोगे वो रेस्ट पर मान के करोगे कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, जैसे u माइनस किया ना, तो इसका मतलब आप रेस्ट पर हो, आप देखना चाहते हो कि बारिश कैसे आ रही है। अगर आपने v माइनस यू किया, u माइनस v किया, तो इसका मतलब बारिश देखना चाहता है कि वो आदमी कैसे आ रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हाँ, चलिए, वेरी गुड। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, वेक्टर का जोड़ना और घटाना और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, तो ये तो आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग अबाउट दी वेलोसिटी डायग्राम। चलो, आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से चलेंगे बिना जल्दीबाजी के। ठीक है, चलो ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखो वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम क्या है माय डियर? वेलोसिटी डायग्राम क्या है, ध्यान से समझना कि
ये मान लो ऐसे है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ठीक है। इस ब्लेड का ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। चलो ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखो यार, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो u1 है ऐसे, यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो u2 है ऐसे, क्योंकि ये ब्लेड जो है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, 1 पॉइंट यहां पर है, 2 पॉइंट यहां पर है, ये ब्लेड ऐसे घूम रहा है, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है, ठीक है। 1 यहां पर है, 2 यहां पर है। ब्लेड की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो u1 है और यहां पर u2 है, ठीक है। और आपको पता है दोस्त, आपको पता है कि यहां से ये दूरी जो है वो r1 है और यहां से ये दूरी जो है वो r2 है, सॉरी ये r1 है और ये r2 है, ठीक है। तो डियर, आराम से समझेंगे, तो ये जो है वो R1 और R2 इस तरह से है, ठीक है। चलो अच्छा देखो यार, आपने ये पाया कि 1 की जो रेडियल डिस्टेंस है वो 2 की रेडियल डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो u1 की वैल्यू u2 की वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी सेंटर से जितना दूर चलते जाएंगे उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है या पेरीफेरल वेलोसिटी है, u को आप टेंजेंशियल वेलोसिटी या पेरीफेरल वेलोसिटी कह सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। बोलो ये बात सही है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज रेडियल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो u1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा u2 के मैग्नीट्यूड से, सही है। अच्छा एक और बात, भले ही आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, मगर मेरे दोस्त वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है u1 और u2 का जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होगा, सेम होगा। u1 एंड u2 सेम डायरेक्शन में होंगे, ये बात सबको क्लियर है। भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग हो मगर u1 और u2 का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि ये जब ब्लेड ऐसे घूमेगा ना तो ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो यहां पे भी ऐसे ही वेलोसिटी होगी, यहां पे भी ऐसे ही वेलोसिटी होगी, तो u1 और u2 का जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो हमेशा एक जैसा होगा, भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ठीक है। अब चले आगे हम लोग, अब आगे चलें, अब आगे चलें। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखना दोस्तों, ये आपका ब्लेड है, सही है, ये आपका ब्लेड है, ठीक है। ये आपका ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है। चलिए और ये ब्लेड ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, यहां पर पॉइंट 2 है, यहां पर पॉइंट 1 है, ठीक है। बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। वेलोसिटी डायग्राम 5 मिनट का टॉपिक है, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा 10 मिनट में समझेंगे, 20 मिनट में समझेंगे, 30 मिनट में समझेंगे, मगर नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो समझते हैं। तो ये मेरे दोस्त इस तरह से है। अब आपने 1 पॉइंट पर वाटर को स्ट्राइक किया, 1 पॉइंट पर वाटर को स्ट्राइक किया। ये v1 किसकी वेलोसिटी है,
ये v1 जो पेन स्टॉक से पानी आ रहा था उसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ये जाकर इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है। ये v1 वो वाली वेलोसिटी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब देखो ये 1 पॉइंट पर इसकी खुद भी कोई एक वेलोसिटी है जिसका नाम आपने क्या दिया है? u1। जिसका नाम आपने क्या दिया है? u1। ठीक है, तो ध्यान से समझो, ये v1 है, ये u1 है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी पहुंचेगी वो vr1 पहुंचेगी। ध्यान से, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पेन सही है? अब सही है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। चलो फिर से समझिए, v1 वो वेलोसिटी है जो वाटर स्ट्राइक करा रहे हो, सपोज पेन स्टॉक से जो पानी आ रहा था वो वाली पानी की वेलोसिटी v1 है। अगर ये ब्लेड रेस्ट पर होता तो इस पे v1 से फेंकने पर, v1 से जाने पर v1 ही पहुंचता। बट माय डियर, ये ब्लेड भी u1 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u1 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी पहुंचेगी वो कौन सी वेलोसिटी पहुंचेगी? vr1 पहुंचेगा। कौन से पहुंचेगा? vr1। यानी अगर ब्लेड रेस्ट पर नहीं होता तो v1 होता, बट ब्लेड मूविंग कंडीशन में है तो vr1 है। मतलब ये हुआ डियर कि आपने वाटर भेजा था v1 से, मगर v1 से नहीं, उसके ऊपर वाटर कौन सी वेलोसिटी से पहुंच रहा है? vr1 से उसके ऊपर वाटर इस वेलोसिटी से पहुंच रहा है। बोलो सही है? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कौन सी वेलोसिटी पहुंच रहा है डियर? v1 पहुंच रहा, v1 आपने प्रोवाइड किया है और इसके ऊपर पहुंच रहा है vr1। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये कहने वाले हैं कि ब्लेड रुका हुआ है, ब्लेड रुका हुआ है और इसके ऊपर vr1 के वेलोसिटी से वाटर आ रहा है। अच्छा, आज जब vr1 से आएगा मेरे दोस्त, तो ये इधर से vr2 से निकलेगा। कैसे निकलेगा मेरे दोस्त? vr2 से निकलेगा। वो अलग बात है कि vr1 और vr2 सेम हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्लो। जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो vr1 और vr2 क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। ठीक है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे यहां पर सैफ्ट लगा हुआ है, रोटेशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो तो vr2 से वाटर ऐसे जा रहा है। अब मेरे दोस्त ये बताओ u2 का मैग्नीट्यूड कहां पर होगा? u2 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा एक और बात, सॉरी एक और बात समझ लो। अब इसको चेक कर लो, ये वेक्टर से सही है या नहीं है? वेक्टर के नियम के हिसाब से सही है या नहीं है? क्योंकि vr क्या होता है? v माइनस u होता है vr, यानी u प्लस vr जो होगा वो v होगा। तो चलो देखो वेक्टर से सही है या नहीं है। ठीक है, तो u प्लस vr v, u खींचा, ये u खींचा, फिर vr खींचा और u और vr को मिला दिया, v हो गया। तो u प्लस vr बराबर v है। तो बोलो वेक्टर के हिसाब से भी आपका डायग्राम सही है? बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड। अब देखो इसके कर्वेचर पे vr पहुंच रहा है और vr2 ऐसे निकल रहा है। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो vr1 और vr2 क्या होंगे दोस्त? सेम होंगे। बट अगर फ्रिक्शन है तो vr1 और vr2 अलग अलग होंगे। ओके, वन मोर थिंग कि u2 का डायरेक्शन किधर है? u2 का डायरेक्शन में यहां पर u2 का डायरेक्शन बनाना चाहता हूं। पॉजिटिव बनाऊं या नेगेटिव बनाऊं? पॉजिटिव u2 एक्सिस होगा या नेगेटिव u2 एक्सिस होगा? जल्दी बताइए।
U2 का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखना चाहिए या निगेटिव एक्स एक्सिस लिखना चाहिए? निगेटिव। मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा था? U1 U2 हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे। U1 U2 हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे U1 का डायरेक्शन ऐसा है तो यहां पर U2 का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। और अब VR2 ऐसे है, U2 ऐसे है, तो ये हो जाएगा V2। ये क्या हो जाएगा डियर? V2। ये हो जाएगा V2। ये क्या हो जाएगा डियर? V2। सो बिल्कुल आराम से यहां पे देखो, वेक्टर की तरह सही है। VR प्लस U बराबर V। तो ये VR है प्लस U है बराबर V है। तो पहले आपने खींचा VR प्लस U, तो ये फाइनल, ये इनिशियल मिला दिया V। तो VR और U मिलके V हो गया। बोलो सही है? समझ में आया? समझ में आया? सही है? बोलो भैया, जल्दी बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सभी लोगों को बोलना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो VR, ये इस तरह से आपके पास वेलोसिटी का ट्रायंगल तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो यार, ठीक है, ये चलो अच्छा रिपीट करता हूं। सरफराज साहब के अलावा और कितने लोगों को लग रहा है कि रिपीट करिए, ठीक है। सरफराज साहब के अलावा और कितने लोगों को लग रहा है रिपीट करना चाहिए? बस 2 लोगों को। तो यार दोस्तों बताओ ना यार, जब दिक्कत हो तो प्लीज बताया करो मेरे दोस्त। चंद्रकांत साहब, आप अपने खुद से बोलो ना यार, मैं कितनी बार पूछूंगा? आप खुद से बताया करो कि हाँ यहां पे डाउट है, यहां पे बताइए। सही है, चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, फिर से आराम से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं। चलो चलो देखो, ध्यान से देखो। मैंने ये कहा, फिर से आराम से समझेंगे, सभी लोग आराम से समझेंगे। मैंने ये कहा कि आपने V1 से वाटर को भेजा है इसके ऊपर, मगर ये U1 से पहले से ही मूव कर रहा है। V1 से वाटर भेजा, ये U1 से पहले से ही मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो वेलोसिटी पहुंचेगी वो VR1 की वेलोसिटी पहुंचेगी। कौन सी वेलोसिटी पहुंचेगी? VR1 की वेलोसिटी इसके ऊपर पहुंचने वाली है, ठीक है। नाउ अब आपने क्या कहा, इसके ऊपर VR2 जाएगा, चूंकि VR1 इसके ऊपर जाएगा तो VR2 ऐसे जाएगा। अब U2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इधर होगा। क्यों इधर होगा? क्योंकि U1 और U2 हमेशा एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो जब U1 और U2 का डायरेक्शन एक होगा तो U1 इधर है तो U2 भी इधर होगा। अब VR और U मिलके V2 देने चाहिए, तो ये V2 आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इनलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल है और ये आपके पास आउटलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल है। बोलो सही है? अभी सही है सरफराज और चंद्रकांत साहब? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। चलिए नाउ इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना लूं,
ठीक है, चलिए बिल्कुल आराम से समझेंगे, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास है, ठीक है ना। थोड़ा और अच्छा कर लूं मैं, ये चलो देखो, ये v1 से आपने दिया, ये u1 से पहले से ही जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सी वेलोसिटी पहुंचेगी, vr, ठीक है। अच्छा, ये vr, ये u2 और ये v2, चलो ठीक है। यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें, एक बार बता दीजिए मुझे, आगे चलें, आगे चले। चंद्रकांत साहब, एक बार आपने बताया नहीं यार, चंद्रकांत साहब क्लियर हो गया, सही हुआ है सब कुछ, चलिए। तो अब ये हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ये जो v वेलोसिटी होती है ना, अच्छा इसको तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी बोल दिया, इसको तो आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी या पेरीफेरल वेलोसिटी बोल दिया। ये जो v है ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो v होगा वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका डियर एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एक होगा vw1 और एक होगा vf1। 1 मतलब जनरल सी बात करें तो ऐसा, ठीक है। तो यहां पर भी इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो पार्ट हैं, vf1 ठीक है ये, और यहां पे vf2 vw2, ठीक है। ये तो ध्यान से सुनो यार, इसका नाम इसका नाम वर्ल क्यों रखा गया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब आपने वाटर को ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक कराया है, ठीक है, वाटर को कैसे भी मान लो, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे समझो आप, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब आपने वाटर को इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक कराया है, ठीक है, तो इसका ये वाला जो पार्ट है vw1 इधर की तरफ है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इसको ब्लेड को इस तरह से घुमाने में, रोटेट करने में मदद करेगा। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? जो vw1 है वो क्या करेगा, उसको घुमाने में इस तरह से मदद करेगा। सभी लोग बोलो यार, तब मजा आएगा। सभी लोग बोलो कि जो v1 का ये वाला जो पार्ट है वो ब्लेड को घुमाने में मदद करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, फ्लूइड का फ्लो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, यानी फ्लूइड इस डायरेक्शन में चल रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोस्त ये वाला जो पार्ट है फ्लूइड को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, फ्लूइड को फ्लो कराने में मदद करेगा। तो ये जो पार्ट है वो फ्लो कराता है और ये जो पार्ट है वो घुमाता है, ठीक है ना। अच्छा आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो
तो ये वाला एक कंपनी है व्हर्लपूल, नाम सुना है आपने? व्हर्लपूल नाम सुना है? नाम सुना है? व्हर्लपूल मेरे दोस्त एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना। पहले वॉशिंग मशीन था, अब रेफ्रिजरेटर भी आ गया। तो व्हर्लपूल मेरे दोस्त एक वॉशिंग मशीन की कंपनी है जिसमें क्या होता है, कपड़े को वॉश किया जाता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाकर। जब ऐसे ऐसे घुमा के उसको वॉश किया जाता है तो यानी यहाँ पे कपड़े को घुमाने की वजह से उसका नाम रखा व्हर्लपूल, ठीक है, जो व्हर्ल कराता हो कपड़े को, ठीक है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो ब्लेड को घुमाने में मदद करेगा उसे आप कहेंगे व्हर्ल कंपोनेंट। और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फ्लूइड को आगे बढ़ाएगा, फ्लो कराएगा, उसे हम लोग कहेंगे फ्लो कंपोनेंट। बोलो सही है? बोलो सही है? बोलो सही है साहब? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो वेलोसिटी का VW1 व्हर्ल कंपोनेंट है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर किसकी वजह से मिलेगा ब्लेड के ऊपर, VW की वजह से या VF की वजह से, तो क्या जवाब होगा? W की वजह से। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यहां पे दोस्त यहां पे जो V है वो ऐसे है, तो इसका ये कंपोनेंट ये है, ये कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फ्लो और ये कंपोनेंट व्हर्ल, ठीक है। 2 है तो 2, ठीक है। तो ये फ्लो और ये व्हर्ल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे व्हर्ल की वैल्यू छोटी है, व्हर्ल की वैल्यू छोटी है, ठीक है। अच्छा आप सुनो, एक A नाम का लड़का है, एक B नाम का लड़का है, दोनों 10 बजे रात को, स्टूडेंट है दोनों, सोने के लिए जा रहे हैं पढ़ने, मतलब दोनों रात में 10 बजे नहीं, दोनों सोने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। जब ये सोने जा रहा है A, तो उसके पास एनर्जी बची है कि वो 1 घंटा और पढ़ सकता है। ये जब सोने जा रहा है तो उसके पास एनर्जी बची है कि वो 1 घंटा और पढ़ सकता है। बट जब B सोने जा रहा है तो उसके पास ये एनर्जी बची है कि वो 5 घंटा और पढ़ सकता है। तो अच्छा लड़का कौन है, A या B? अच्छा लड़का किसे कहोगे, A या B? A। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी मेरे दोस्त, जब आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जब आप आउटलेट पर होने जा रहे हैं, तो अगर फ्लूइड के पास कम से कम एनर्जी है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर, यही मैं कहना चाहता हूं कि इनलेट पर फ्लूइड के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, इनलेट पर फ्लूइड के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब ये ब्लेड को, रनर को एनर्जी दे चुका है, आउटलेट पर इसके पास एनर्जी कम है। तो VW2 का मैग्नीट्यूड VW1 के मैग्नीट्यूड से, या V2 का मैग्नीट्यूड V1 के मैग्नीट्यूड से कम होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये कभी मन में डाउट मत रखना VW2 यहां पे इतना ही क्यों है, यहां पे इतना ज्यादा क्यों है। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। सरप्राइज तब होना चाहिए कि जब VW1 यहां पे छोटा हो, यहां पे बड़ा हो, तब हमें परेशान होने की जरूरत है। परेशान होने की तब जरूरत नहीं है जब यहां VW1 ज्यादा और यहां VW2 कम है। बोलो ठीक है, क्लियर है? जल्दी बता दो यार, आगे चला जा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सो डियर, ये जो एंगल है वो अल्फा होगा, ये जो एंगल है वो थीटा होगा, ठीक है। ये जो एंगल है वो फाई होगा, ये जो एंगल है वो बीटा होगा, ठीक है। सब एंगल का नाम लिखेंगे मगर पहले समझ लो, ये अल्फा, थीटा, फाई और बीटा, ओके। चलो, तो v जो है मेरे दोस्त, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। u जो है वो पेरीफेरल वेलोसिटी, vr जो है
वो रिलेटिव वेलोसिटी। और वीएफ क्या होगा डियर? वीएफ फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। एंड द वीडब्ल्यू इज द वर्ल, या कई बार इसे स्वर्ल भी कहा जाता है, कई बार इसे स्वर्ल भी कहा जाता है, स्वर्ल वेलोसिटी, वर्ल या स्वर्ल वेलोसिटी, ठीक है। और एंगल की बात करें तो थीटा और फाई, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त कि ब्लेड के ऊपर कौन सी वेलोसिटी पहुंच रही है, V1 या VR1? VR1, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त जो VR1 है वो ब्लेड के कर्वेचर से बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए, ब्लेड के कर्वेचर से बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए। अगर ये ब्लेड है तो ये कर्वेचर से बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे चला जाए। सपोज करो अगर आपने VR1 ऐसे भेजा तो मेरे दोस्त ये तो ऐसे निकल जाएगा ना, इधर तो पावर ही नहीं मिलेगा आपको। तो ब्लेड का कर्वेचर से बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको अच्छा पावर मिलेगा। तो दोस्तों, तो ब्लेड का कर्वेचर का जो एंगल है और रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना है वो दोनों एंगल एक ही होने चाहिए। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। हाँ, वेरी गुड सिंगल साहब। इसीलिए थीटा और फाई को ब्लेड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? ब्लेड एंगल। थीटा जो है वो ब्लेड एंगल एट इनलेट है, फाई जो है ब्लेड एंगल एट आउटलेट है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के बारे में सोचो, अल्फा और बीटा के बारे में सोचो। V1 कहां से आया है? V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, पेन स्टॉक से आ रहा है। और जब पेन स्टॉक से पानी आएगा ना तो बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। तो उसको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए आप जो है इस रनर के ऊपर, इस ब्लेड के ऊपर, इस ब्लेड के ऊपर एक इस तरह से गाइड वेन लगा देते हैं, गाइड वेन लगा देते हैं, ठीक है। दोस्तों ये ब्लेड है और यहां पे ये गाइड वेन है, ठीक है। तो एक्चुअली जब वाटर आएगा तो पहले यहां पर आएगा, तो यहां से ऐसे वाटर आएगा, फिर उसके बाद इस ब्लेड के ऊपर जाएगा ऐसे। तो दोस्तों अब वाटर बिल्कुल टेंजेंशियली अच्छे से होकर जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? हाँ, तो मेरे दोस्त पेन स्टॉक से जब वाटर आता है तो सडनली, फिर से समझो, पेन स्टॉक से जब वाटर आता है तो सडनली उसको ब्लेड के ऊपर नहीं भेजते हैं, पहले एक और ब्लेड लगा लेते हैं जिसको आप गाइड वेन या गाइड ब्लेड कहते हो। गाइड वेन के रास्ते से उसको रनर के ऊपर या ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तब आपको स्मूथ पैसेज मिलेगा। ये वाटर को गाइड करता है, क्या करता है? गाइड करता है कि कैसे उस ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? गाइड वेन कहा जाता है। तो V1 जो है वो कहां से आ रहा है? V1 कहां से आ रहा है? गाइड वेन से होते हुए आ रहा है। V1 कहां से आ रहा है दोस्त? गाइड वेन से होते हुए आ रहा है। एक्चुअली मेरे दोस्त ये जो ब्लेड आपने ऐसे बनाया है ना, इसके ऊपर जो पानी है वो ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे। तो यहां से पानी, ये पेन स्टॉक से पानी यहां पर आया और ये जो है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देगा पैसेज, तब वो जाकर ऐसे निकलेगा। तो ये जो V1 आ रहा है वो कहां से आ रहा है दोस्तों? V1 जो है वो गाइड वेन से होकर आ रहा है। V1 कहां से आ रहा है? गाइड वेन से। तो V1 के साथ जो एंगल क्रिएट होगा, V1 के साथ जो एंगल क्रिएट होगा माय डियर, उसे हम लोग गाइड वेन एंगल कहने वाले हैं। इनलेट और आउटलेट पर 1 आपका इनलेट हो जाएगा, 2 आपका आउटलेट हो जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नॉमेनक्लेचर क्लियर है? वेरी गुड।
दोनों एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ। देखो v यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ जो एंगल होगा, चाहे वो इनलेट पे हो चाहे वो आउटलेट पर हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी v के साथ जो एंगल होगा। ठीक है सुदीप साहब, चाहे वो इनलेट पर हो चाहे वो आउटलेट पर हो। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है। अब दोस्तों हमें पढ़ना है, अब आपने वेलोसिटी डायग्राम पढ़ लिया है, अब आपको पढ़ना है रनर पावर। क्या पढ़ना है? रनर पावर। मेरे दोस्त आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया था। बोलो भाई, ये फॉर्मूला मैंने बताया है। हाँ, क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। वेरी गुड सरफराज साहब। और ये हमने कहां पे पढ़ा था? जब मैं आपको फ्री वर्टेक्स पढ़ाया था तब ये मैंने बताया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है दोस्तों? फ्री वर्टेक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द टॉर्क। ठीक है, हाँ चलो देखो अब बिल्कुल आराम से। तो टॉर्क ये हो गया, टॉर्क ये हो चुका है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है मोमेंटम का मोमेंट। पीछे क्लास में भी बताया था। ठीक है चलो, MVR, तो MVR इज द मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट इज द MVR। सही है? बोलो ये सही है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, हाँ, तो MVR इज द मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट। तो दोस्तों आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम होगा MVR, क्योंकि मोमेंटम का मोमेंट। सही है? फिर उसका चेंज, चेंज यानी कि ये चेंज, फिर उसका रेट, रेट यानी कि ये रेट। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है। तो टॉर्क विल बी, अच्छा मास फ्लो रेट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हमेशा हम लोग एक्स के डायरेक्शन में टॉर्क, पावर, फोर्स निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन का ही फोर्स या वेलोसिटी ही पावर ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्स के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पावर ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करेगा। तो यानी मेरे दोस्त वी का एक्स कंपोनेंट कौन सा है? v का x कंपोनेंट यहां पे देखो कौन सा है? v का x कंपोनेंट कौन सा है? VW1। कौन सा है माय डियर? VW1। ठीक है, तो दिस इज द VW1। तो VW1 R1 माइनस VW2 R2, VW2 R2। ठीक है, VW2 R2। मगर VW2 निगेटिव है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में है तो हमें क्या लिखना होगा? माइनस लिखना होगा। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है, माइनस लिखना होगा। बोलो ठीक है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो जाएगा VW1 R1 प्लस VW2 R2। ठीक है, VW1 R1 और VW2 R2। ठीक है, ये टॉर्क हो जाएगा। पावर के लिए अगर बात करें, पावर होता है टॉर्क इंटू ओमेगा। पावर क्या होता है दोस्तों? टॉर्क इंटू ओमेगा। पावर मतलब रनर पावर, रनर पावर। तो जो रनर पावर है दैट इज द टॉर्क इंटू ओमेगा, यानी m डॉट VW1 R1 और VW2 R2, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा इसके साथ आ जाएगा, तो VW1 R1 इंटू ओमेगा और VW2
R2 इंटू ओमेगा, और R1 ओमेगा इज द U बराबर R ओमेगा, और यहाँ पे U2, तो ये m डॉट VW1 U1 और VW2 U2, दिस इज द रनर पावर एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो ठीक है, दिस इज द रनर पावर एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो सही है साहब, समझ में आया? समझ में आया दोस्तों? समझ में आया रनर पावर? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये हो गया रनर पावर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। m डॉट यानी मास फ्लो रेट, VW1 U1 और VW2 U2। अब देखो यार, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपके पास ये ब्लेड है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जब आपने 1 और 2 नाम दे दिया, 1 और 2 नाम दे दिया, तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि फ्लो का डायरेक्शन कहां से कहां होगा। जब आपने नाम दे दिया तो, ठीक है, जब 1 और 2 नाम दे दिया तो फ्लो का डायरेक्शन कहां से कहां होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप बता सकते हो कि ये एंट्री होगा, ये एग्जिट होगा, और ये एंट्री होगा, ये एग्जिट होगा। सही है ना? डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है साहब। लास्ट वाली लाइन बताना इसमें। तो सुदीप साहब सो रहे थे यार अभी तक सो रहे थे मेरे दोस्त, बोलना चाहिए ना मेरे भाई, तुरंत जो डाउट हो तुरंत पूछो। ओमेगा यहां आएगा तो R1 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा यहां आएगा तो R2 ओमेगा हो जाएगा, और U बराबर R ओमेगा होता है। U बराबर क्या होता है? R ओमेगा होता है। सही है? तो R1 ओमेगा की जगह U1 और R2 ओमेगा की जगह U2। दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? जो डाउट हो यार तुरंत पूछा करो ना, अब कहानी आगे जा चुकी है फिर आप पूछ रहे हो। चलो, तो यहां पे 1 और 2 है, यहां पे 1 और 2 है, फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, जब फ्लूइड का फ्लो सैफ्ट से दूर जाएगा, ये सैफ्ट है, ये सैफ्ट है, ये सैफ्ट है, जब फ्लूइड का फ्लो सैफ्ट से दूर जाएगा तो आप उसे आउटवर्ड फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटवर्ड फ्लो कहेंगे। जब फ्लूइड का फ्लो सैफ्ट की तरफ आएगा तो इसे हम लोग इनवर्ड फ्लो कहेंगे, इसे हम लोग इनवर्ड फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे डियर? इनवर्ड फ्लो कहेंगे। जब फ्लूइड का फ्लो सैफ्ट से दूर जाएगा तो उसे आप आउटवर्ड, जब फ्लूइड का फ्लो सैफ्ट की तरफ आएगा तो उसे आप इनवर्ड फ्लो कहेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताओ यार, R1 यहां पर छोटा होगा R2 से, क्योंकि R1 छोटा है, R2 बड़ा है, सेंटर से दूरी, ठीक है। तो U1 U2 लाइक दैट, U1 U2, U1 भी छोटा होगा U2 से, ठीक है। यहां पर R1 बड़ा है R2 से, सो U1 बड़ा होगा U2 से, ठीक है। बोलो सही है साहब? R1, ये कहानी सही है? कहानी सही है, जल्दी बताइए। R1 मेरे दोस्त रेडियस, अभी यही नहीं पता R1 क्या है? R1 रेडियस है भैया ना, रेडियल दूरी, ठीक है। चलो, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम।
आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। अरे ब्लेड की रेडियल दूरी यार, R1 1 पॉइंट कौन सा है? कैसा क्वेश्चन पूछते हो यार? 1 पॉइंट कौन सा है? ये 1 है ना। R1 मतलब इस पॉइंट की शाफ्ट के सेंटर से रेडियल दूरी, R2 मतलब इस पॉइंट की शाफ्ट से रेडियल दूरी। क्या दिक्कत है इसमें? बोलो सरफराज साहब, क्या दिक्कत है? बच्चों जैसा सवाल मत पूछो यार मेरे दोस्त। R1 क्या है, किससे दूरी है? चलो अब ध्यान से समझिए, हम लोग आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम। चलो देखो, V2 VR2 VF2 U2 VW2। चलो, ये आपने आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम बनाया था और आपने कहा था कि जो फ्लो है वो इनवर्ड आ रहा था। इसमें फ्लो इनवर्ड जा रहा था ना। फ्लो देखो 1 यहां है, 2 यहां, तो ये इनवर्ड फ्लो जा रहा था, ये इनवर्ड फ्लो जा रहा था। बोलो सही है? सही है? हाँ, अब देखो ये इनवर्ड के हिसाब से था। मेरे दोस्त आप अपने दिमाग में ये रखिए कि फ्लो आउटवर्ड है, फ्लो आउटवर्ड है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहां पे सभी को, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फ्लो कैसा है माय डियर? फ्लो आउटवर्ड है, फ्लो आउटवर्ड है, फ्लो आउटवर्ड है। तो मेरे दोस्त ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है ऐसा, और यहां पर ये फ्लो आउटवर्ड है, ये कर्वेचर है ऐसा और ये फ्लो आउटवर्ड है। तो ये VR2 ऐसे है, ठीक है? सही है। अब ध्यान देना बिल्कुल आराम से। आउटवर्ड फ्लो होगा, आउटवर्ड फ्लो होगा तो U2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। आउटवर्ड फ्लो होगा डियर तो U2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। और अगर U2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, U2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ज्यादा होते 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 यहां तक आ गया, U2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ज्यादा होते होते U2 यहां से लेकर यहां तक आ गया। सो माय डियर, ये VR2 ऐसे गया था, अब U2 यहीं तक था, तो V2 ऐसे गया था। वेरी सॉरी, ये उल्टा मैंने बना दिया है। ये VR2 है, ये V2 है। देखो VR2 ऐसे गया था, ये U2 था, तो V2 इतना ही था। मेरे दोस्त अब इस बार U2 यहां तक नहीं है। U2 यहां तक होता तो आपको V2 ऐसे बनाना होता, यहां तक होता तो ऐसे बनाना होता, यहां तक होता तो ऐसे बनाना होता, यहां तक है तो कैसे बनाना होगा? ऐसे बनाना होगा। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो डियर, इस बार V2 ऐसे जाएगा। दिस इज द V2, दिस इज द V2। माय डियर बिल्कुल आराम से, इस बार V2 अगर ऐसे हो गया तो V2 का ये पार्ट, V2 का ये पार्ट इज द VF2 और यहां से लेकर यहां तक VW2। बोलो ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है? वेरी गुड अंकित साहब, वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पर आपने रनर पावर लिखा था। क्या लिखा था? मास फ्लो रेट VW1 U1 VW2 U2। यहां पर माइनस आना चाहिए था मगर आपने प्लस लिखा था। क्यों लिखा था यार ऐसा? माइनस आना चाहिए था
मगर आपने प्लस लिखा था, क्यों लिखा था? बताओगे मुझे? बताओगे मुझे क्यों लिखा था? क्योंकि VW2 अपोजिट डायरेक्शन में थे, VW2 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, दैट्स वाई आपने माइनस लिखा था। माय डियर, क्या इस बार VW2 नेगेटिव एक्स एक्सिस है? क्या इस बार VW2 नेगेटिव एक्स एक्सिस है? नहीं 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 मेरे दोस्त, क्या रनर पावर इस बार प्लस लिखना सही होगा? रनर पावर प्लस लिखना सही होगा? नहीं सही होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस बार हमें क्या लिखना होगा? माइनस लिखना होगा। क्या लिखना होगा डियर? माइनस लिखना होगा, क्योंकि VW2 इस बार पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में है। बात क्लियर हो चुकी है सभी को? ये वेलोसिटी डायग्राम और ये साउंड तो सही है? साउंड तो सही है अभी? अब सही है? चलो मेरे दोस्त, मुझे एक बात बता दो, आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो। अगर मैं आपसे कहूं टरबाइन बनाना है, तो इनवर्ड फ्लो बनाओगे या आउटवर्ड फ्लो बनाओगे? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि माय डियर, अरे आउटवर्ड क्यों बनाओगे? ध्यान से सुनो। आउटवर्ड बनाओगे तो जो रनर पावर है वो पहले से कम हो जाएगा, माइनस आ गया है, तो माइनस आ जाने की वजह से रनर पावर कम होगा, तो हम नहीं चाहते कि पावर डेवलपमेंट कम हो, तो इसलिए हम लोग को कैसा बनाना होगा? इनवर्ड बनाना होगा। सरफराज और सुदीप, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन उल्टा कर दूं कि आपको पंप बनाना है, तो पंप के केस में किसको बनाओगे? पंप के केस में इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड या आउटवर्ड? वेरी गुड। पंप के केस में आउटवर्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होगी कि हमें कम से कम पावर इनपुट देना हो। दैट्स वाई हम लोग क्या बनाएंगे? आउटवर्ड फ्लो बनाएंगे। दैट्स वाई क्या बनाएंगे? आउटवर्ड फ्लो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसको मेरे दोस्त बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बिल्कुल आराम से समझना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लेड। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड ब्लेड। सही है। इसको बोलेंगे बैकवर्ड ब्लेड। क्या बोलेंगे डियर? बैकवर्ड ब्लेड। क्योंकि देखो कर्वेचर ऐसा बनाया था ना आपने, कर्वेचर ऐसा था और पानी इधर जा रहा है, कर्वेचर से उल्टा पानी जा रहा है, ठीक है ना? कर्वेचर ऐसा था तो पानी ऐसे जाना चाहिए था ना, मगर V2 देखो ऐसे जा रहा है, तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड ब्लेड। सही ना? और इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्लेड। ठीक है, एक और बात समझो। अगर सपोज ये VR2 है,
और ये U2 है, ये V2 है। तो V2 ही VF2 है और VW2 की वैल्यू क्या है? 0। VW2 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहां पे मेरे दोस्त जो रनर पावर हो जाएगा वो मास फ्लो रेट VW1U1 प्लस 0 हो जाएगा और इसे मेरे दोस्त कहते हैं रेडियल ब्लेड। क्या बोलते हैं? रेडियल ब्लेड। तो फॉरवर्ड ब्लेड, रेडियल ब्लेड और बैकवर्ड ब्लेड। ठीक है, ये इस तरह से 3 आपके पास ब्लेड हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात ये एंगल बीटा यहां पर ये है, ये एंगल बीटा यहां पर ये है और ये एंगल बीटा यहां पर ये है। ठीक है, तो बीटा जब ये है तो बीटा की वैल्यू यहां पर लेस देन 90 है, यहां पर ग्रेटर देन 90 है और यहां पर इक्वल टू 90 है और यहां पर ग्रेटर देन 90 है। तीसरा मतलब ये वाला केस, तीसरा माने ये केस। कौन सा बोल रहे हो? बीच वाला। मेरे दोस्त आप ये कह रहे थे कि ये VR2 है, अगर U2 यहीं तक हुआ तो V2 ऐसे जाएगा, अगर U2 यहां तक हो गया तो V2 ऐसे जाएगा। तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं U2 मान लो यहीं तक हुआ तो अब V2 को ऐसे परपेंडिकुलर जाना होगा ना। तो जब इस केस में जब V2 बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बीटा की वैल्यू 90 है, तो इसको बोलेंगे रेडियल ब्लेड। क्या बोलेंगे? रेडियल ब्लेड। ठीक है, सरफराज साहब सही हुआ? विशाल क्या बोल रहे हो? एग्जाम्पल, ब्लेड का एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, किस में कौन सा ब्लेड लगाया जाता है। ठीक है, वो आप देख के समझ जाओगे कि इसमें कौन सा ब्लेड लगाते हैं। ठीक है, जब हम लोग इंडिविजुअली फ्रांसिस, कैप्लान, पेल्टन पढ़ेंगे तो बीच वाले में VW2 होगा, ये कह रहे हैं। पूरा सेंटेंस बोलो यार विशाल। देखो देखो देखो, ये है V2, तो वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा ना। अगर मैं ईस्ट में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं तो नॉर्थ में कितने से जा रहा हूं? नॉर्थ में कितने से जा रहा हूं? नॉर्थ में जा रहा हूं मैं 0 से। यहां पे अरे VW1 VW2 होता है ना, और VW2 0 हो गया तो केवल VW1 बचा ना। चलिए, ये इस तरह से हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चले दोस्तों, हो चुका है। हाँ चलिए, वेरी गुड। अब देखना, यानी रनर पावर का जो जनरल फार्मूला हो गया है, रनर पावर का जो जनरल फार्मूला हो गया है वो हो गया है VW1U1 प्लस माइनस VW2U2। प्लस होगा फॉरवर्ड ब्लेड, माइनस होगा बैकवर्ड ब्लेड, 0 होगा रेडियल ब्लेड। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब हम लोग लिख रहे हैं रनर पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड। रनर पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड। ठीक है, तो m डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2।
अपॉन m डॉट g, m डॉट g। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से। m डॉट तो कैंसिल आउट हो चुका है, VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन g। अब ध्यान से सुनना, पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट यही होता है, बोलो, ये पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है, हाँ, क्योंकि दोस्त न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है। न्यूटन मीटर जूल होता है, जूल पर सेकेंड वॉट होता है। न्यूटन मीटर जूल होता है, जूल पर सेकेंड वॉट होता है। तो ये पावर का यूनिट हो गया। और वेट पर सेकेंड का क्या होगा? वेट पर सेकेंड का क्या होगा डियर? न्यूटन पर सेकेंड। तो ये न्यूटन गया, ये सेकेंड गया, ये क्या बचा? मीटर। तो यानी मेरे दोस्त इसका जो यूनिट होगा ओवरऑल वो क्या होगा? यूनिट इसका मीटर। बोलो यस या नो। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। बोलो यस या नो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब FM में मीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? FM में मीटर का मतलब क्या होता है? हेड। FM में मीटर का मतलब क्या होता है? हेड। बोलो यस या नो। FM में मीटर का मतलब होता है हेड। और ये जो कहानी है ना वो अपने को आयलर साहब ने बताई थी। किसने बताया था? आयलर साहब ने बताया था। तो इसे मेरे दोस्त बोलते हैं आयलर हेड। क्या बोलेंगे? आयलर हेड। तो जो आयलर हेड होगा वो VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 अपॉन G होगा। बोलो ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं। अब इसका फिजिकल मीनिंग समझ लीजिए भैया। ये आपके पास ब्लेड था ना, ये आपके पास ब्लेड था और आपने यहां पर इसको दिया था वाटर पावर। आपने ब्लेड के इनपुट पे क्या दिया था? वाटर पावर। और इस वाटर पावर के बदले में इसने आपको क्या दिया था? रनर पावर। आपने दिया वाटर पावर, इसके बदले में इसने आपको दिया रनर पावर। अगर पावर के टर्म में बात करेंगे तो ऐसा करेंगे, और अगर हेड के टर्म में बात करेंगे, हेड के टर्म में बात करेंगे तो आप कहोगे कि इसको मैंने दिया था नेट हेड, ब्लेड को आपने नेट हेड दिया था और इसके बदले में इसने हमें क्या दिया है? आयलर हेड दिया है। इसके बदले में हमें इसने क्या दिया है? आयलर हेड दिया है। तो ये नेट हेड और ये आयलर हेड। बोलो सही है? क्लियर है? जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, ठीक है। नाउ माय फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेल्टन टरबाइन। क्या पढ़ने वाले हैं डियर? पेल्टन टरबाइन, ठीक है, या इसी को कहते हैं पेल्टन व्हील। पेल्टन टरबाइन को ही कहते हैं पेल्टन व्हील। चलो आराम से समझेंगे। देखो भैया, ये है साहब इस तरह से व्हील, ठीक है। पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील के बारे में 3-4 बातें बताओ। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं तब तक 3-4 बातें बताइए सभी लोग जल्दी से। जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं सभी लोग बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहा मेरे दोस्त सभी लोगों ने? बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहला इंपल्स टाइप का है, थ्रू आउट प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, नोजल यूज होगा, बहुत सी बातें हैं, हाई हेड के लिए यूज होगा, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होगा, ठीक है ना।
ये सब चीजें आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, बोलो सही है? हाँ, तो दोस्तों ये इस तरह से आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से आराम से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये देखो जेट इस तरह से जा रहा है, ये इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, इसको बोलते हैं बकेट। ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या बोलेंगे? बकेट। इसको बोलते हैं व्हील। तो एक व्हील है और व्हील के ऊपर बकेट लगा हुआ है। व्हील के ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्त? बकेट लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग वाटर स्ट्राइक करेंगे कहां पे? बकेट पे। जब बकेट पे वाटर को स्ट्राइक करेंगे तो जो वाटर है अपनी एनर्जी से बकेट को पुश करेगा, यानी बकेट जो है वो रोटेशन में आएगा, यानी व्हील रोटेशन में आएगा एक्चुअली। तो ये व्हील रोटेशन में आएगा। जब व्हील रोटेशन में आएगा तो व्हील सैफ्ट के ऊपर माउंट होता है, तो सैफ्ट में भी रोटेशन होगा। तो ये इस तरह से सैफ्ट के साथ रोटेशन होगा, और सैफ्ट का रोटेशन होना इसका मतलब आपको पावर मिल रहा होगा। तो मेरे दोस्त पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील बिल्कुल सिंपल सा है। आपने वाटर स्ट्राइक किया बकेट पे, बकेट जो है वो व्हील के ऊपर है, तो व्हील में रोटेशन होगा क्योंकि अपनी एनर्जी उसको देगा, और व्हील में रोटेशन होगा तो क्या होगा? सैफ्ट में रोटेशन होगा, और सैफ्ट में रोटेशन होगा डियर, तो आपको मैकेनिकल पावर मिलने वाला है। बोलो क्लियर है? कैसे यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जल्दी बताइए, क्लियर है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कैसा आपके पास है पेल्टन व्हील का ये बकेट, तो बकेट के लिए मेरे डियर, बकेट के लिए माय डियर, बकेट के लिए आप इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। बकेट है ये बकेट है माय दोस्त, माय फ्रेंड्स, दिस इज द बकेट। ठीक है, दिस इज द बकेट। ठीक है, चलो चलो अब आराम से समझना। ये नोजल है, नोजल से जेट इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये बकेट है, बकेट का जो शेप है वो है सेमी इलिसॉइडल शेप, इलिसॉइडल शेप। ये सेमी इलिसॉइडल शेप क्यों है बात करेंगे। और ये जो है दोस्त, ये है स्प्लिटर, ये जो है स्प्लिटर। स्प्लिटर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है वाटर को स्प्लिट करने वाला, वाटर को स्प्लिट करने वाला। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये इस तरह से ऐसे चल रहा है, ये इस तरह से वाटर ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये सेमी इलिसॉइडल शेप है। आराम से यहां पर समझो सरफराज साहब, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट यहां पे समझने की कोशिश करो। तो जो सेमी इलिसॉइडल शेप है मेरे दोस्त, उसमें क्या होता है, ये इस तरह से डिफ्लेक्टर लगा होता है, सॉरी ये इस तरह से स्प्लिटर लगा होता है। ठीक है ना, एक्चुअली देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इस तरह से, ऐसा सेमी इलिसॉइडल शेप है। ठीक है, यानी वाटर ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्त है सेमी इलिसॉइडल शेप है, स्प्लिटर है। तो स्प्लिटर में क्या होगा, वाटर ऐसे आएगा, आधा आधा वो स्प्लिटर यानी कि स्प्लिट कर देने वाला, तोड़ देने वाला, बांट देने वाला। तो स्प्लिटर जो है वो वाटर को स्प्लिट कर देगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा। इसका मतलब कि वाटर जो है यहां से कुछ ऐसे निकल जाएगा और यहां से कुछ
ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये स्प्लिटर है, ये इस तरह से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेमी इलिप्सॉइडल शेप ही क्यों प्रिफर्ड किया गया। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं ये कहूं दोस्त कि आपने केवल ऐसे बनाया होता, वाटर ऐसे जाता और ऐसे निकल जाता। जब ये वाटर ऐसे निकलता तो इसके दो पार्ट होते, एक ये और एक ये। तो ये वाला तो आपको पावर दे देता, मगर ये वाला क्या Fy की वैल्यू आपको यहां पर मिलती या नहीं मिलती? इस वाले की वजह से Fy मिलता या नहीं मिलता? बोलो, मिलता। वेरी गुड। और Fy जब मिलता तो Fy माय फ्रेंड्स ये आपको वाइब्रेशंस लाता। तो अब इस Fy की वैल्यू ना मिले, Fy 0 हो जाए, इसलिए आपने इसको ऐसे बना दिया है ताकि ये वाटर ऐसे निकले और इसके दो पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाए। जैसे मैं यहां पे बोलूं तो ये ऐसे आ रहा है तो ये पार्ट, और ऐसे जा रहा है तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो सही है? सही है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों ये इस तरह से सेमी इलिप्सॉइडल शेप हो चुका है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया सेमी इलिप्सॉइडल शेप क्यों बनाया आपने, सेमी इलिप्सॉइडल शेप क्यों बनाया, तो क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? सेमी इलिप्सॉइडल शेप क्यों बनाया, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? Fy को 0 करने के लिए। वेरी गुड, Fy को 0 करने के लिए आपने सेमी इलिप्सॉइडल शेप बनाया हुआ है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। ठीक है, चलो फिर से देखो यार, फिर से देखो। ये वाटर ऐसे जा रहा है, जब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे गया और ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो मेरे दोस्त ये जो y का कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका Fy 0 हो जाएगा। Fy 0 हो जाएगा तो आप उसमें वाइब्रेशंस वगैरह नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, आपको जो पावर मिलेगा वो स्मूथली मिलेगा। तो Fy नहीं होने की वजह से आपका जो पावर है वो अच्छे से मिलेगा, वाइब्रेशंस वगैरह नहीं आएंगे। तो अगर सेमी इलिप्सॉइडल शेप हमें देखना हो कि क्यों बनाया गया है, तो सेमी इलिप्सॉइडल शेप हम लोग इस वजह से बनाते हैं ताकि अपना Fy रिड्यूस होके 0 हो जाए। ठीक है सरफराज जी, सरफराज साहब, सरफराज जी, हाँ। तो सेमी इलिप्सॉइडल क्यों बनाया? टू Fy 0, Fy को 0 करने के लिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना, ये आपके पास इस तरह से हो चुका है, बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं वेलोसिटी डायग्राम के बारे में। तो वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखना। अच्छा, वेलोसिटी डायग्राम पढ़ने से पहले एक बात मुझे ये बताओ, आप बिल्कुल आराम से, बिना जल्दीबाजी के। देखो ये सैफ्ट है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड वाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको ये मार्कर नजर आए अच्छे से। ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, ठीक है। सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है।
सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, ठीक है, और व्हील के ऊपर बकेट ऐसे लगे हुए हैं, बकेट ऐसे लगे हुए, आप ऐसे समझो, ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, ठीक है, व्हील के ऊपर बकेट ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। तो ये जो सेमी इलिप्सॉइडल शेप है, वाटर आएगा इधर से ऐसे निकल जाएगा, इधर से ऐसे निकल जाएगा, तो ये बकेट ऐसे लगा हुआ है। तो ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, ठीक है, ऐसे ऐसे समझो, ये सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर ये व्हील है, व्हील के ऊपर ये बकेट ऐसे लगे हुए हैं, जेट से ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है। बोलो साहब सही है, समझ में आया? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये बताओ, आराम से बताना, सोच के, अभी अभी तो पिक्चर बाकी है, आराम से सोच के बताना। देखो ये एंट्री पॉइंट हो गया और ये एग्जिट पॉइंट हो गया, ये एंट्री और ये एग्जिट, ठीक है। तो और ये सैफ्ट की एक्सिस है, तो एंट्री और एग्जिट का सैफ्ट की एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? सैफ्ट की एक्सिस से एंट्री और एग्जिट की जो रेडियल डिस्टेंस है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि मेरे दोस्त ये है, वाटर ऐसे जा रहा है और ये सैफ्ट ऐसे है, सैफ्ट ऐसे है। दोस्तों मैं कहूं कि मैं इस प्लेन पे चल रहा हूं और मेरे सर का जो डिस्टेंस है उस दीवार से चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं चेंज होगा मेरे दोस्त, इस पे मैं कितना भी चल लूं, क्योंकि ये सैफ्ट की एक्सिस है और व्हील इसके ऊपर ऐसे लगे हुए हैं और ये ऐसे लगा हुआ है। सो डियर, रेडियल डिस्टेंस नहीं बदलेगा। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात सभी को? हाँ, वेरी गुड। सो डियर, अगर रेडियल डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो R1 R2 R होगा और U जो होता है वो R ओमेगा होता है, तो U1 U2 भी U होगा। बोलो ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कितने शानदार बच्चे हो यार आप लोग। चलो, ये इस तरह से आपने बनाया है ऐसा। चलो चलो चलो, देखो भैया, इस बार ये यहां से लेकर यहां तक V1 है और ये यहां से लेकर यहां तक U है। U1 U2 एक ही है तो U आपने बोल दिया। तो VR यहां से लेकर यहां तक होगा। मेरे दोस्त ये बताओ आराम से, VR जो V माइनस U लिखोगे आप, क्या इसको वेक्टर की तरह घटाया जाए या डायरेक्ट स्केलर की तरह घटा दे, चलेगा? डायरेक्ट स्केलर की तरह घटा दे, चलेगा? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो उनको डायरेक्ट वेक्टर की तरह घटाओ ना यार, क्योंकि आपने कहा था कि मैं 2 से जा रहा हूं, बगल वाला 5 से जा रहा था, तो उसको डायरेक्टली घटाया था ना। क्यों घटाया था? क्योंकि वो बिल्कुल एक ही लाइन में था। तो मेरे दोस्त, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा तो आप उनको डायरेक्टली घटा सकते हो स्केलर की तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये इस तरह से आपके पास V1 VU और VR1। चलो अब ध्यान से, यहां पे क्या होगा? ये ऐसे जाएगा बाहर, ये ऐसे बाहर जाएगा, ये ऐसे बाहर जाएगा, ये हो गया VR2 V2 VF2 U2 और VW2, ये फाई, ये बीटा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हम ये क्यों मान रहे हैं कि इसमें पहले से वेलोसिटी प्रेजेंट होगी?
किसमें पहले से वेलोसिटी प्रेजेंट होगी, किसमें पहले से वेलोसिटी प्रेजेंट होगी? यहां पर अल्फा और थीटा क्या होगा? 0 होगा टरबाइन में। अच्छा चलो सरफराज जी के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। चलो सुनो सभी लोग, सरफराज जी का ये डाउट है, कॉमन सा डाउट है, सभी बच्चों में आता है कि जब आप वाटर को स्ट्राइक करोगे तो उस समय तो टरबाइन रुका होगा ना, तो U की वैल्यू क्यों आप कुछ मान रहे हो, 0 क्यों नहीं मान रहे हो? यही सरफराज जी, यही क्वेश्चन है। सरफराज साहब, हाँ चलो अब सुनो सभी लोग, अब सुनो सभी लोग। सपोज ये टरबाइन रुका हुआ है, आपने वाटर के ऊपर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक किया है, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक किया है, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक किया है। तो मेरे दोस्त एक बार तो शुरू होने में, स्टार्ट करने में, रोटेट करने में एक समय लेगा। मान लो 2 मिनट ये समय लिया, 2 मिनट, हालांकि वो तुरंत हो जाता है बट मान लो 2 मिनट। अब 2 मिनट समय ले चुका है, अब वो स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त। अब जब स्टार्ट हो चुका है तो अब तो कंटिन्यूअसली ये रन कर रहा है और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली वाटर जा रहा है, तो क्या अब U 0 है? बिल्कुल सही सिंगल साहब, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं सिंगल जी। तो सरफराज जी आपका आंसर मिला आपको। सरफराज साहब आपको आपका आंसर मिला। तो देखो यार, अल्फा और थीटा 0 हो चुके हैं, अल्फा और थीटा 0 हो चुके हैं। तो अल्फा और थीटा 0 हो चुके हैं, तो VR1 जो होगा वो V1 माइनस U डायरेक्टली होगा। और चौथी बात, जो VR2 होगा वो K टाइम्स VR1 होगा। K जो होता है वो ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट है। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज, ठीक है, ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट है। यानी अगर ब्लेड आइडियल है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो K की जो वैल्यू होगी वो 1 कंसीडर करेंगे। बोलो सही है? अगर ब्लेड में फ्रिक्शन नहीं है, ब्लेड आइडियल है, कुछ भी लॉस वगैरह नहीं कर रहा है, तो जो K की वैल्यू है वो 1 होगी, यानी VR2 ही VR1 होगा, VR2 ही VR1 होगा। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि 5% ब्लेड में फ्रिक्शन है, तो K की वैल्यू क्या रखेंगे? K की वैल्यू क्या रखेंगे जल्दी बताइए। अगर 5% ब्लेड में फ्रिक्शन है तो K की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.95। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 0.95, 0.5% फ्रिक्शन है तो 5% वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, तो VR2 क्या बचेगा? हाँ, पांचवी बात यह है दोस्त कि जो रनर पावर है वो क्या होगा? मास फ्लो रेट VW1 U1 VW2 U2 और ये U। तो ये इस तरह से आपके पास हो चुका है, VW1 U1 प्लस VW2 U2 और ये, तो ये रनर पावर आपके पास हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास रनर पावर हो चुका है। ठीक है, 6 नंबर पर आते हैं, 6 नंबर पर आते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे 6 पॉइंट। ठीक है, देखो यार, आपके पास था अच्छा नोजल के आउटलेट पर, ये क्या है साहब? नोजल, नोजल के आउटलेट पर कौन सी एनर्जी है? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, नोजल के आउटलेट पर कौन सी एनर्जी है? केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी है। और पावर के टर्म में बात करें तो ये क्या होगा? जल्दी बताइए मुझे, पावर के टर्म में।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो रेट मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पावर हो जाएगा। तो जो पावर का रेट, सॉरी एनर्जी का जो रेट होता है वो क्या होता है दोस्त? वो पावर होता है। तो हमें इसके लिए क्या लिखना होगा? m डॉट लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्त? m डॉट। तो ये नोजल के आउटलेट पर पावर हो चुका है, ये नोजल के आउटलेट पर पावर हो चुका है। वैसे एंट्री क्या थी? एंट्री थी वाटर पावर, एंट्री थी वाटर पावर। और अगर ध्यान से सुनना, नोजल 100% इफिशियंट होगा, नोजल अगर 100% इफिशियंट होगा, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। नोजल अगर 100% इफिशियंट होगा तो रो जी क्यू एच और हाफ m डॉट वी 1 स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी। बोलो यस या नो। अगर भैया नोजल 100% इफिशियंट होगा तो ये और ये बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मास फ्लो रेट किसके बराबर होता है? मास फ्लो रेट होता है रो क्यू के बराबर, रो क्यू। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2GH। ये कब होगा? जब नोजल 100% इफिशियंट होगा। ठीक है, ये कब होगा? जब नोजल 100% इफिशियंट होगा। एक और बात बताइए बिल्कुल आराम से। अब यही पावर जा रहा है किसके पास? रनर पावर में कन्वर्ट होने। और ये आपके पास क्या था? वाटर पावर। ठीक है मेरे दोस्त, इस बार हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या लिखेंगे? इस बार हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या लिखेंगे? रनर पावर अपॉन हाफ m डॉट V1 स्क्वायर। इस बार हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यही लिखेंगे ना? इस बार हाइड्रोलिक एफिशिएंसी यही लिखेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि नोजल के 100% इफिशियंट होने पर ये और ये बराबर होंगे। तो अगर 100% नोजल इफिशियंट है तो आप ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट जनरली ये लिखने वाले हैं। ठीक है, अब चलो ये हो चुका है वन, ये सब गायब हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? रनर पावर m डॉट VW1 VW2 U अपॉन V1 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी m डॉट ऐसा भी है। तो ये m डॉट गायब हो गया, 2 ऊपर भेज दो आप। 2 VW1 VW2 U अपॉन V1 स्क्वायर। दिस इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, दिस इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है भैया, समझ में आया? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब दोस्तों हमें एक बात और समझनी है, कि एक और बात सिंपल सा ये समझ लो आप कि ये कब होगा? जब आइडियल कंडीशन होगा। ये कब होगा? जब आइडियल कंडीशन होगा। मगर जनरल केस की अगर बात करें तो जो V1 होगा वो CV√2GH होगा। CV जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। CV क्या है माय डियर? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, और चूंकि CV अगर आइडियल है, नोजल का केस अगर आइडियल है, तो CV की वैल्यू हम लोग क्या लिखना पसंद करेंगे? CV की वैल्यू 1 लिखना पसंद करेंगे। तो फॉर आइडियल केस CV की जो वैल्यू है वो 1 होगी, यानी 0.94 से लेकर 0.98 के बीच में एक्चुअल कंडीशन में लाइज करेगा। कब?
जब CV की वैल्यू आइडियल होगी तो 1 होगी और जनरल केस में ये इस पर लाइज करेगा, ठीक है। उसी तरह U जो है वो KU रूट ओवर 2GH होगा, KU रूट ओवर 2GH होगा। KU को माय डियर स्पीड रेशियो बोलते हैं और इसकी वैल्यू 0.43 से 0.48 के बीच में लाइज करेगा, 0.43 से 0.48 के बीच में लाइज करेगा। नाम 9 डिफ्लेक्शन एंगल, आराम से समझना। डिफ्लेक्शन एंगल, जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा दैट इज द गामा, दैट इज द गामा। इसके बारे में समझिए डिफ्लेक्शन एंगल क्या है आराम से। मेरे दोस्त जेट ऐसे जा रहा था, जेट ऐसे जा रहा था, उसके रास्ते में कोई आ गया, अब वो जेट ऐसे जाने लगा, ठीक है। अब वो जेट ऐसे जाने लगा, मेरे दोस्त ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अपने रास्ते से भटक गया है। वो ये ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाने लगा, तो ये वाला एंगल अपने रास्ते से वो भटक गया है, चेंज हो गया उसका रास्ता। बोलो यस या नो, यस या नो, जल्दी बताइए। हाँ, तो मेरे दोस्त यही तो डिफ्लेक्शन एंगल कहलाएगा। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो होगा वो ये होगा। अच्छा, इसको अगर फाई कहा आपने, तो मेरे दोस्त ये फाई है, ये फाई है, फाई आपका वो रनर ब्लेड एंगल आउटलेट पे, ठीक है। और ये गामा, तो इसका मतलब अगर फाई के टर्म में लिखना चाहें तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 5। क्या हो जाएगा डियर, 180 माइनस 5। और वैसे इसका जो एंगल है वो 160 डिग्री से 170 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। जो फाई गामा है 160 से 170 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ सभी को, डिफ्लेक्शन एंगल क्लियर है सभी को। हाँ, गुड इवनिंग करण साहब, गुड इवनिंग। अरे ये बात क्लियर है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक और आखिरी बात समझ लीजिए, एक और आखिरी बात समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ बकेट है, कौन सा नंबर, कौन सा पॉइंट है, 9th या 10th? तो ये 10th नंबर क्या है, 10th नंबर क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी बात करते हैं, चलिए जल्दी से।
हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया सबका? कोई दिक्कत? हो गया स्क्रीनशॉट? जल्दी बताओ। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है ना। तो दोस्तों 5 मिनट बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।